जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आज हम लोग सिर्फ अभ्यास पर अध्ययन करेंगे, यानी इसका सभी अभ्यास क्वेश्चन को बारीकी बारीकी से अध्ययन करेंगे और आप सबसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग सभी अभ्यास क्वेश्चन को हल करते हैं। देख सकते हैं इसका पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हमें यह जांच करना है कि नीचे जो अभिक्रिया दिया गया है उसका कौन सा कथन गलत है। असत्य मतलब गलत को देखना है कि इसके हित में ऐसे 4 शब्द लिखी गई है, 4 ऑप्शन दिया गया है, जिस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऑप्शन इस अभिक्रिया के हित में गलत बात बोला गया। सबसे पहले यह कहा जा रहा है कि शीशा अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब आप चैप्टर में जाने होंगे कि ऑक्सीजन को खोना। तो शीशा कैसे ऑक्सीजन को खो सकता है? इसके पास ऑक्सीजन रहेगा तब तो खोएगा, और अगर शीशा के पास ऑक्सीजन होता तो इसे शीशा थोड़ी नहीं कहते हम लोग, शीशा ऑक्साइड बोलते। तो शीशा ऑक्सीजन को कैसे खो सकता है? नहीं खो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत। उसके बाद बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। आप देख सकते हैं दोस्त कि यहाँ पर कार्बन था और यहाँ पर हो गया कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कार्बन न उपचयित हो रहा है तब न कार्बन डाइऑक्साइड बना, यानी ये भी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 कार्बन उपचयित हो रहा है। उपचयित मतलब ऑक्सीजन को जुटना, बात सही है। यहाँ पर देखिए कार्बन था, यहाँ पर ऑक्सीजन जुटा, ये उपचयित हो रहा है, यानी राइट आंसर। उसके बाद बोला जा रहा है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, बात सही है। देखिए यहाँ पर लेड ऑक्साइड था और यहाँ पर सिर्फ लेड है, तो ऑक्सीजन चला गया। देखिए यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ चला गया, तो ऑक्सीजन का जाना ही क्या कहलाता है? अपचयित। तो बात सही है भी। तो हमें सही थोड़ी नहीं जांच करना है, हमें तो गलत देखना है। तो गलत कौन है दोस्त? ए और बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया दिया गया है जिसमें हम देख सकते हैं कि आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम क्रिया करता है, तो यहाँ पर बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में आयरन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आयरन से ज़्यादा क्रियाशील एल्युमिनियम होता है। तो आप चैप्टर में पढ़े होंगे कि जो ज़्यादा क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्वों को हटा देता है या विस्थापित कर देता है। तो देख सकते हैं उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से जो आयरन है उसको विस्थापित कर दिया, कौन? एल्युमिनियम। ये काहे कि ज़्यादा क्रियाशील है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होते हैं उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि लौह चूर्ण यानी आयरन पर, जैसे लौह चूर्ण आयरन पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डाला जाता है, डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो देखिए ऐसे हम किसको 2 तरह से हल कर सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील है, इसलिए आयरन इसको विस्थापित कर देगा और आयरन आ जाएगा क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। या तो हम ऐसे भी सोल्यूशन कर सकते हैं कि ये अम्ल है और अम्ल जब कोई धातु से क्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन गैस प्लस आयरन क्लोराइड। तो यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। आप सब जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। आप जो तत्व भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं और जो नया बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अभिकारक और उत्पाद को संकेत के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहा जा रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। सबसे पहले सवाल यह है कि संतुलित समीकरण कहते किसे हैं। तो देख सकते हैं दोस्त, समझ सकते हैं यहाँ कि H2 प्लस O2 अगर दोनों आपस में क्रिया करता है तो बनाता है H2O। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तत्व की संख्या अभिकारक का उत्पाद में बराबर नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है।
अगर हम यहाँ पर 2 से गुना कर दे तो हाइड्रोजन आपका हो जाएगा 4, ऑक्सीजन हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी 2 से गुना कर दे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4। अब देख सकते हैं कि दोनों ओर जो है तत्व की संख्या क्या है, दोनों पक्षों में समान है, तो इसे ही हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। पर सवाल आता है कि सर इसे हम संतुलित आखिरकार करते क्यों हैं? तो संतुलित हम क्यों करते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है, आप इसे पढ़कर जान सकते हैं या आप समझ सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। जब द्रव्यमान का निर्माण और विनाश हो ही नहीं सकता है तो फिर तत्वों की संख्या कम बेसी कैसे हो सकता है? इसलिए हम लोग दोनों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, तत्वों की संख्या को कोई करते हैं, बराबर करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग संतुलित क्यों करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तत्व का ना ही निर्माण होता है, द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। जब द्रव्यमान का निर्माण और विनाश नहीं हो सकता है तो तत्व का संख्या भी कम बेसी नहीं हो सकता है। दोनों पक्षों में तत्वों की संख्या भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए हम लोग इसे संतुलित करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 5 देख सकते हैं, कहा गया है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो हालांकि समीकरण को संतुलित किया गया है, पर हम लोग बारीकी से समझेंगे कि संतुलित कैसे किया जाता है, हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे और किस तरह से संतुलित करेंगे कि हमें परेशानियों की सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले यह बताया गया है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को हम लोग N2 अणु के रूप में भाग लेता है, इसलिए हम लोग N2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? N2, नाइट्रोजन प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन H2, दोनों मिलकर क्या बनाता है, तो दोनों मिलकर अमोनिया बनाता है। अमोनिया मतलब NH3, एक होता है अमोनिया, अब एक होता है अमोनियम। तो अमोनियम का सूत्र होता है NH4, अब यह है आपका अमोनिया, इसलिए NH3। अब संतुलित कैसे करें, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ता है कि पक्ष चाहे कोई भी हो, तत्व की संख्या देखना रहता है कि सबसे ज्यादा किसका है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक है, 3 है, इसलिए आप सबसे पहले हाइड्रोजन को संतुलित कीजिए। जब एक को संतुलित कीजिएगा तो दूसरा के लिए समस्या उत्पन्न होगा, उसे ठीक कीजिए और धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इससे बराबर करते हैं। तो इसको 3 है, ये 2 है, तो हम यहाँ पर 3 को 6 बना देते हैं, यानी 3 दूना के 6। हमको कभी भी आगे संतुलित करने के लिए अगर किसी संख्या से गुना करना पड़े तो हम कभी भी उसको आगे लिखते हैं, कभी भी पीछे नहीं लिखते हैं, बगल में नहीं लिखते हैं, आगे लिखते हैं दोस्त। इसलिए हमने 2 लिख दिया। 3 दूना का कितना हो गया? 6। तो यहाँ भी हम कितना लिख देंगे? 3। 3 दूना का कितना हो गया? 6। आप मिला के देख लीजिए, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 3 दूना के 6। इस प्रकार से हम लोग सबको संतुलित आसानी से करेंगे। जैसे अब इसको हम दूसरा अब हम लोग देखते हैं कि क्या बोला है। देख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर यानी O2 की उपस्थिति में जब ये दहन होता है तो क्या बनाता है? जल प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, हमको SO2। संतुलित करने के लिए दोनों पक्षों में से किसी और देखिए कि तत्वों की संख्या ज्यादा किसका है। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 3 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, यानी ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है। इसलिए सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बराबर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 से गुना कर देते तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका? 4। ये अकेला ऑक्सीजन है, इसलिए अभी इसको लास्ट में देखेंगे, क्योंकि सिंगल जो होते हैं ना उसको लास्ट में करिएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मामला गड़बड़ हो सकता है। हमें ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया, यहाँ तो हम 2 लिख देंगे 4 हो जाएगा, इसलिए इसको अंतिम में देख लेंगे, थोड़ी सी समस्या गड़बड़ हो सकता है। इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि सब कोई बराबर है या नहीं है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया 2 दूना के 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसे भी हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया 4। अब देखिए जब ए को आप बराबर कीजिएगा तो दूसरा के लिए समस्या उत्पन्न हो जाता है, तो उसे भी सही करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जब इसको आप सही कर दिए तो यहाँ पर देखिए हो गया आपका सल्फर 2 और यहाँ पर देखिए सल्फर है 1, इसीलिए यहाँ पर हम 2 से गुना कर देंगे ताकि सल्फर भी हो गया आपका 2। लेकिन अब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा कि जब ये 2 हो जाएगा तो यहाँ पर सल्फर सब कुछ सही हो जाएगा, ऑक्सीजन
4 हो जाएगा, 2 दूना के 4, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ये 6 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, इसीलिए इसको हम लास्ट में छोड़े थे कि अकेला है तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग लास्ट में भी कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह से हम लोग संतुलित कर सकते हैं। शुरू वहाँ से कीजिए जिसमें तत्वों की संख्या जिसकी अधिक है उसी तत्व से शुरू कीजिए। उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट। इसे हम मिटा देते हैं दोस्त, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट Al यानी Al2SO4 एल्युमिनियम आपका सल्फेट प्लस यानी के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, इसके साथ आपको बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करता है BaCl2। बेरियम क्लोराइड जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4 बनाता है। संतुलित करने के लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ तत्वों की संख्या ज़्यादा होगा। एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 3 है, सल्फेट देखिए 3 है, सल्फेट यहाँ पर SO4 1 है। इसलिए हम लोग को चाहे तो क्लोरीन की संख्या अधिकतम में 3 है, इसे शुरू कर देते हैं, या तो फिर हम यहाँ से शुरू कर देते हैं, सल्फेट से शुरू कर देते हैं, क्योंकि SO4 यहाँ देखिए 3 है, SO4 यहाँ पर सिंगल में, इसलिए सबसे पहले हम SO4 को 3 बना देते हैं। यानी SO4 को 3 बनाने के लिए हमें यहाँ 3 से गुना कर देते हैं, तो SO4 आपका क्या हो गया 3, यहाँ भी SO4 क्या हो गया 3। जैसे ही आप एक को सही कीजिएगा दूसरे के लिए समस्या होगा। जैसे यहाँ पर बेरियम हो गया 3, तो यहाँ भी बेरियम को बनाना होगा 3। जैसे ही आप बेरियम सही कीजिएगा तो बगल में जो है उसको समस्या होगा। जैसे क्लोरीन आपका कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ क्लोरीन देखिए 3 है, इसलिए यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो क्लोरीन हो गया 3। अब मिला के देखिए 2 एल्युमिनियम हो गया, और यहाँ पर भी 2 एल्युमिनियम है। देखिए यहाँ सल्फेट 3 है, सल्फेट यहाँ भी 3 है। यहाँ पर देखिए बेरियम 3 है, बेरियम 3 है। अब देखिए क्लोरीन यहाँ पर 3 दूना के 6 है, क्लोरीन यहाँ पर भी 3 दूना के 6 हो गया। यानी शुरू वहाँ से कीजिए जहाँ तत्वों की संख्या अधिक है, सब कुछ सही हो जाएगा। एक सही कीजिएगा, एक के लिए समस्या होगी, और वो भी धीरे धीरे सब कुछ समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है और संतुलित हो जाता है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं पोटेशियम धातु। कहा क्या आगे दोस्त, पोटेशियम धातु को कहा जा रहा है कि पोटेशियम धातु यानी के को क्या से अभिक्रिया करता है बाबू, तो जल से क्रिया करता है, यानी H2O से क्रिया करके ये क्या बनाता है, यानी जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी KOH बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। इसलिए अब यहाँ पर हम लोग को देखना होगा कि किसकी संख्या अधिक है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, यानी हाइड्रोजन की ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 से गुना कर देता हूँ, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 और 2 4। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ भी 2 से गुना कर देते हैं, आपका हो गया 4। अब देखिए जब यहाँ हम लोगों ने सही 4 तो हाइड्रोजन कर दिए, तो इसके लिए समस्या होगा ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर भी 2 हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा पोटेशियम को, तो पोटेशियम 2 है और यहाँ पर पोटेशियम 1 है, इसलिए इसे भी 2 से गुना कर देते हैं, आपका सब कुछ सही हो गया। यानी खाली ध्यान रखना है कि किसकी संख्या अधिक है, वहाँ से शुरू कीजिएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, आपका संतुलित हो गया। आप मिला सकते हैं, आपका पोटेशियम 2, ऑक्सीजन 2, ये 2 सब के लिए है ना, इसलिए ऑक्सीजन भी 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, ये 2 दोनों के लिए है ना, तो इसलिए ऑक्सीजन यहाँ भी 2। अब आते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन 2 दूना के 4 हो गया, और हाइड्रोजन देखिए ये 2 तो इसके लिए भी है ना, तो 2 और 2 4, यानी संतुलित हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं आपको 6 क्वेश्चन। चलिए निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, यानी हाइड्रोजन नाइट्रेट प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस क्या बना है H2। देख सकते हैं इसमें किसकी संख्या सबसे अधिक है, ये देखिए किसकी संख्या सबसे अधिक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 1 और 2 यहाँ 4। अब कैल्शियम, अब नाइट्रेट मिला जी, NO3 यहाँ पर 1 है, NO3 देख लीजिए यहाँ पर 2 है। अब कैल्शियम 1, यानी अधिकतम संख्या हमें लगता है कि हाइड्रोजन की ही है, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या
आपको एक है, यानी हाइड्रोजन ज़्यादा है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 3, इसलिए हाइड्रोजन को ही सही करता हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर 3 है, तो हाइड्रोजन को यहाँ 4 बना देता हूँ। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन आपका क्या हो गया 4। तो यही हाइड्रोजन में 2 से गुना कर दीजिए तो ये हो गया आपका 4। जब आप एक को सही कीजिएगा तो अगला के लिए समस्या बन सकता है। तो देखिए इसके बगल में क्या है आपका, इसको मिला लीजिए, जस्ट इसके बगल में कौन है तो आपको नाइट्रेट है। तो नाइट्रेट यहाँ पर कितना है, अब इस 2 इसके लिए भी हो गया ना, 2 हो गया। यहाँ पर भी देखिए नाइट्रेट आपका 2 ही था, यहाँ पर भी 2 हो गया, सब कुछ सही हो गया। कैल्शियम देख लीजिए, कैल्शियम यहाँ भी 1 है, कैल्शियम यहाँ भी 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन देखना है तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, यानी सब कुछ आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब मिला भी सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 4 हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन भी 4 हो गया। कैल्शियम 1 तो कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। नाइट्रेट जिसे हम लोग NO3 बोलते हैं, NO3 देखिए यहाँ पर भी डबल है, NO3 यहाँ पर भी देखिए, ये 2 इसके लिए भी है, सब कुछ सही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं दोस्त। आपका NaOH यानी NaOH प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 प्लस, अब हम लोगों को जब दोनों आपस में क्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 बनता है, प्लस क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट प्लस में H2O बनेगा। अब मिलाकर देखते हैं किसकी संख्या अधिक है, सोडियम 1 सोडियम 2। देखिए यहाँ पर सल्फेट 1 सही है, आपका H यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ 2 3 और यहाँ पर सिर्फ 2, इसलिए H भी, इसमें भी H बराबर करना होगा। तो यहाँ पर हम 2 से गुना कर दें तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर भी 2 से गुना कर देते हैं तो 4 को हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ पर भी मिला लेते हैं। यहाँ पर सोडियम ऑक्सीजन सारा चीज़ को मिला लेता हूँ। यहाँ पर देखिए सोडियम 2 हो गया तो सोडियम यहाँ पर भी 2 है, अब उसके बाद यहाँ पर 2 से गुना किए तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 हो गया। यहाँ पर देखिए सल्फेट 1 है, यहाँ पर भी सल्फेट 1 है, सोडियम 2 सोडियम 2, सब कुछ आपका सही हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 सोडियम तो 2 सोडियम, ऑक्सीजन देख लीजिए 2, यहाँ ऑक्सीजन तो ऊपर उधर भी देखिए 2 ऑक्सीजन, यानी सब कुछ आपका क्या हो गया, सही हो गया। शुरू कहाँ से करना है, जिसकी संख्या क्या ज़्यादा होगा, जिस ओर, दोनों ओर में से किसी ओर देखिए, तत्व की संख्या जहाँ ज़्यादा है उसी से शुरू कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नमक यानी NaCl है, तो NaCl आपका क्या है, NaCl प्लस में आपको HCNO3 मिलकर क्या बनाता है, तो AgCl बनाता है और क्या बनाता है, NaNO3 बनाता है, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। चलिए मिलाइए, Na यहाँ इधर भी है, Na इधर भी है, NO3 Cl Ag यानी संतुलित है, इसे संतुलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेता हूँ। आपका बेरियम क्लोराइड है तो Ba हम लोग लिखेंगे BaCl2, उसके बाद आपका H2SO4 है तो H2SO4 द्विविस्थापन अभिक्रिया है, H2SO4 यह अभिक्रिया करके क्या बनाता है, SO4 यानी BaSO4 बनाएगा, BaSO4 प्लस का HCl बनाता है। देख लेते हैं बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर Ba1 तो Ba1, SO4 तो SO4, H यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 से गुना कर देते हैं तो 2H हो गया, 2Cl है तो यहाँ पर भी देखिए 2Cl, ये दोनों के लिए है, ये भी आपका क्या हो गया, संतुलित। अब हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 क्वेश्चन आपको क्या कहता है, 7 कहता है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सेम वही चीज़ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कैल्शियम, आपको बोला है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में आपका CO2 है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों जब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल यानी CaCO3 और प्लस में आपको जल बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम एक देख सकते हैं यहाँ पर आपको O कितना है, O इधर आपको 2 और 2 यहाँ 4 हो जाएगा। इधर ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ 3 और 1 4, ऑक्सीजन भी बराबर है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर भी 2 है
अब हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, कार्बन 1 है तो कार्बन यहाँ पर भी 1 है, सब कुछ बराबर है, इसे संतुलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट उतार दिया है CaOH2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2, इन संतुलित है, इसे संतुलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या बोला है, जिंक यानी Zn, क्या बोला है, तो Zn प्लस Zn यानी जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी HeNO3 सिल्वर नाइट्रेट जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, ये विस्थापन अभिक्रिया है, तो क्या बनाते हैं, जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर He। अब इसको मिला लेते हैं, देख लीजिए Zn NO3 2 यहाँ पर 2 है तो NO3 यहाँ पर 1 है, Ag तो Ag सब कुछ सही है, हमको NO3 को तो बराबर करना है, तो यहाँ 2 से गुना कर देता हूँ, तो NO3 आपका 2 है, यहाँ पर भी NO3 देखिए 2 है, तो यहाँ पर भी ये 2 हो गया, लेकिन Ag देखिए Ag यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 से गुना कर देंगे तो आपका Ag कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। संपूर्ण मिलाकर देख सकते हैं कि Zn एक तो 1, Ag2 तो Ag2, उसके बाद NO3 आपका 2 गो, देखिए ये 2 इसके लिए भी है ना, तो NO3 यानी नाइट्रेट यहाँ पर 2 को, तो यहाँ पर भी NO3 देखिए क्या 2 को। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एल्युमिनियम का एल्युमिनियम प्लस कॉपर, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, फिर एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर AlCl3 प्लस कॉपर। देख सकते हैं यहाँ पर Al तो Al, Cl यहाँ पर 3 है, Cl यहाँ पर 2 है, कॉपर सब कुछ सही है, तो यहाँ पर इसको हम लोग 3 दूना के 6 बना देते हैं, और यहाँ पर भी सब कुछ सही हो गया आपका। देख सकते हैं एल्युमिनियम, यहाँ पर एल्युमिनियम में 2 से गुना करना होगा, एल्युमिनियम 2 तो एल्युमिनियम 2, यहाँ पर क्लोरीन देखिए 3 दूना के 6, क्लोरीन यहाँ भी 3 दूना के 6, आपका कॉपर 3 है तो कॉपर इधर भी 3 है, आपको पूरी तरह से क्या हो गया, संतुलित हो गया। खाली ध्यान ये देना है कि किसकी संख्या अधिक है, वहाँ से शुरू कीजिएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बस अब इसमें अभिक्रिया करके क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 बनाता है प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। मिलाकर देख लीजिए दोस्त, Ba तो Ba 1 तो 1, SO4 तो SO4, आपका K2 तो 2 से गुना कर दीजिए, आपका यहाँ भी K2 हो जाएगा, Cl भी 2 तो Cl भी 2, देख सकते हैं संतुलित। यहाँ पर क्लोरीन भी 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, 2 तो इसके लिए भी है ना 2, आपका पोटेशियम 2 तो यहाँ पर भी पोटेशियम 2, सब कुछ सेम है आपका। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है आपका, संतुलित इसे भी करना है, 8 में भी हमें संतुलित ही करना है दोस्त। देखते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2 बेरियम आयोडाइड अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, अभिक्रिया करने के बाद पोटेशियम आयोडाइड बनाता है यानी Ki प्लस पे बेरियम ब्रोमाइड बनाता है BaBr2 बनाता है। देख सकते हैं यहाँ पर K1 तो K1, यहाँ पर I2 पर I1, यहाँ पर देख सकते हैं Br तो यहाँ पर Br2 है, इसलिए 2 से गुना कर देता हूँ, यहाँ Br2 हो जाएगा, यहाँ पर भी Br2 हो गया, पर यहाँ देखिए K 2 हो गया तो यहाँ पर 2 से गुना कर देता हूँ, तो इधर भी K कितना हो जाएगा 2 और I भी 2। अब एक बार मिला लीजिए 2K तो 2K, Br यहाँ पर 2 तो यहाँ पर Br 2 यानी बेरियम 2 तो बेरियम 2, यहाँ पर Ba देखिए सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, I देखिए I2 आयोडीन 2 है तो आयोडीन यहाँ पर भी 2 है, यानी सब कुछ आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जिंक कार्बोनेट। नेक्स्ट में क्या है आपका, नेक्स्ट है आपको जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3 जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड यानी ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में CO2। अब देख सकते हैं Zn तो Zn, यहाँ पर कार्बन 1 तो यहाँ पर भी कार्बन 1, ऑक्सीजन 1 और 2 3, ऑक्सीजन भी 3, यानी सब कुछ आपका क्या है, संतुलित है, इसे संतुलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी आपका क्या है, सी आपका है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अभी अणु के रूप में भाग लेता है H2 प्लस Cl2, अब बनाता क्या है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
कुछ नहीं है दोस्त, यहाँ पर दो दो है, यहाँ पर सिंगल सिंगल है, 2 से गुना कर देंगे, दोनों डबल डबल हो जाएगा। H2 2, H2 2, Cl2, तो यहाँ पर भी Cl2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मैग्नीशियम। नेक्स्ट आपका क्या है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी MgCl2 बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है। मिला के देख सकते हैं, यहाँ पर Mg सिंगल है, H देखिए H सिंगल, Cl सिंगल, यहाँ पर देख सकते हैं Cl और H2 डबल डबल, इसलिए 2 से गुना कर देंगे। देख सकते हैं Mg एक तो एक, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, यहाँ पर क्लोरीन देखिए ये 2 है तो इसके लिए भी है तो 2, तो यहाँ पर भी क्लोरीन क्या हो जाएगा 2। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। अब कहा जा रहा है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, मतलब ऊष्मा का निर्माण होता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करता है तो CO2 बनाता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते समय ऊष्मा निकलता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप काली चूना का नाम सुने होंगे CaO, अब जब इसको जल में आप डालिएगा ना तो क्रिया करेगा ना तो ऊष्मा निकालता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं, प्लस ऊष्मा का निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऊष्मा का निर्माण हुआ, ये एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी अभिक्रिया के दौरान क्या का निर्माण किया, ऊष्मा का निर्माण किया। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जब ग्लूकोज टूटता है तो ऊष्मा का निर्माण करता है, तो वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए कहा जाता है कि श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ता है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए CaCO3, जैसे CaCO3 में अगर ऊष्मा देते हैं तो आपको CaO काली चूना प्लस CO2 का निर्माण होता है। चाहे तो आपको देखिए H2O है तो इसे तोड़ने के लिए हम लोग ऊष्मा देते हैं ना, तब तो ये टूटता है, तो जिसे ऊष्मा की जरूरत पड़ गया तब तो H2 प्लस O2 में विभाजित होता है, टूट जाता है, तो इससे हम लोग भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि इसमें अभिक्रिया के लिए ऊष्मा का जरूरत पड़ा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 10 श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो देख सकते हैं दोस्त, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। श्वसन जब हम लोग दोस्त खाना खाते हैं ना तो हम लोग को मिलता है C6H12O6 ग्लूकोज के रूप में। हम लोग जब पच जाता है भोजन तो जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में बदल जाता है, जो रक्त के माध्यम यानी जो रक्त है ना इसे कोशिका तक लेके चल जाता है, और कोशिका में जब रक्त इसे कोशिका में लेके चल जाता है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है ये, तो इसे एक प्रकार के समझिए तो एक पैकेट में बंद है। कोई चीज़ को हम लोग खाने के लिए उसे तोड़ते हैं, पैकेट को फाड़ते हैं तब तो खाते हैं, उसी प्रकार ये ग्लूकोज जब तक नहीं टूटेगा तब तक हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलेगा। तो फिर ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा से ऑक्सीजन हृदय में जाता है, हृदय से पूरे कोशिकाओं के अंदर यानी पूरे कोशिकाओं के अंदर रख जाता है ऑक्सीजन लेकर। तो ये ग्लूकोज के पास जब ऑक्सीजन जाता है तो C6H12 और O6 जो है O2 से क्रिया करेगा ना दोस्त, तो ये बनाता है 6 CO2 प्लस 6 H2O, और प्लस में ये H2 ऊष्मा के रूप में निकलता है और ATP के रूप में ऊर्जा बनाता है, जिससे हम लोग दौड़ते हैं और काम करते हैं। तो इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया श्वसन है, जो हम लोग सांस लेते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारण कहा जा सकता है, क्योंकि ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर CO2 और जल बनाता है। दूसरा, इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होता है, मतलब हम जब सांस छोड़ते हैं तो ऊष्मा के रूप में छोड़ते हैं, इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे ग्लूकोज देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटा तो 6 CO2 प्लस 6 H2 प्लस ऊष्मा बनाया और ATP के रूप में ऊर्जा हमें मिलता है। कब? जब ये टूटता है तब। तो समझ सकते हैं कि श्वसन हमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों करना पड़ा इसे, मतलब हमें इसे श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्यों कहे, क्योंकि इसमें हम लोग श्वसन के दौरान ऊष्मा भी छोड़ते हैं। और ऊष्मा कैसे छोड़े अब देख सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के टूटने के दौरान हमें ऊष्मा का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊष्मा, यानी हमें ऊष्मा के जब टूटता है ना तब हमें ऊर्जा मिलता है, जिससे हम लोग काम करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 11 क्वेश्चन 11 वियोजन अभिक्रिया, जो आपका वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए
समीकरण लिखिए। तो वियोजन अभिक्रिया देख सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है टूटना। जब एक पदार्थ टूटकर दो अलग अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन कहते हैं, और संयोजन उसे उल्टा है, उसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे देख सकते हैं वियोजन अभिक्रिया में कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का विघटित हो जाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आयरन सल्फेट होगा, इसमें जब गर्मी उष्मा दिया गया तो देख सकते हैं आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फेट यानी सल्फाइड में बदल गया। देख सकते हैं यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड में बदल गया। तो देख सकते हैं कि एक पदार्थ टूटकर देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित हो गया, तो इसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में देख सकते हैं कि H2 प्लस O2 दोनों मिलकर क्या बनाता है, H2O। इसमें दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, बस यही विपरीत है, यही अलग है। इसमें दो पदार्थ मिलते हैं जबकि इसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये संयोजन और वियोजन में अंतर है, या इसी को हम लोग इसलिए विपरीत कहते हैं। चलिए आपका 11 क्वेश्चन, उन वियोजन अभिक्रिया का एक एक उदाहरण दीजिए। उन वियोजन अभिक्रिया का एक एक उदाहरण दीजिए, यानी अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान होता है। तो आप सब जानते हैं दोस्त कि हम लोग जब H2 इसको तोड़ना रहता है तो हम लोग क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं। तो हम लोग जल को तोड़ने के लिए क्या देना पड़ा, हमें ऊष्मा की जरूरत पड़ा, तब तो ये H2 प्लस O2 के रूप में क्या होता है, टूट जाता है। या आप लोग ये भी देखे होंगे, घर पर आप गर्म किए होंगे पानी, तो जल में आप देखे होंगे कि हम लोग विद्युत देते हैं, यानी करंट। जब विद्युत से भी जल को गर्म करते हैं तो H2 प्लस O2 के रूप में क्या हो जाता है, टूट जाता है। आप देखे होंगे कि CaCO3 जिसमें हम लोग कैल्शियम बना, इसमें अगर आप ऊष्मा दीजिएगा तो ये भी दो भागों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, Ca प्लस Ca3 में टूट जाएगा। और इसे हम लोग, यानी ये एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया रहा, लेकिन टूटने के लिए से विद्युत से भी टूट सकता है, ऊष्मा से भी टूट सकता है। और देख लीजिए AgCl, अगर इसमें आप प्रकाश देते हैं, इसमें अगर आप प्रकाश देते हैं तो ये भी दो भागों में टूट जाएगा, जैसे Ag प्लस Cl2। तो इस प्रकार के हम लोग वियोजन अभिक्रिया हम लोग एक एक एग्जाम्पल दे दिए, उदाहरण दे दिए कि कैसे ये विद्युत के रूप में टूटता है, ऊष्मा के रूप में टूटता है और प्रकाश के रूप में टूटता है। चलिए हम लोग अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देख सकते हैं विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो विस्थापन अभिक्रिया, हम सब जानते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया में जो क्या होता है कि एक जो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं तत्व, जैसे आप देखते हैं ना कि पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील है सोडियम की अपेक्षा। आप सब जानते हैं कि सोडियम ज़्यादा, अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे कैल्शियम, अब कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा है। तो ये सब जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व वाला को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो उससे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Zn है और Zn यहाँ पर CuCl2 है, तो यहाँ पर Zn देखिए ज़्यादा क्रियाशील है, किसकी अपेक्षा, Cu की अपेक्षा। तो ये क्या करेगा कि Cu को अपने स्थान से हटाकर विस्थापित कर देगा और उसके स्थान पर ये बैठ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर Cu के स्थान पर कौन आ गया, Zn, और Cu को हटा दिया। तो जो अपने से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन में क्या होता है, तो आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि सपोर्टेड, हम लोग कई एग्जाम्पल से समझ सकते हैं द्विविस्थापन में। जैसे NaCl है आपका, प्लस में MgSO4 है, तो देख सकते हैं कि इसमें देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा। जिसे देख सकते हैं NaCl आपका है तो माइनस, ये वाला जो है ना, ये वाला इसमें चला जाएगा, ये वाला इसके आगे चला जाएगा, और ये वाला आयन जो है इसमें आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं अभिक्रिया के दौरान Na2SO4 इसमें आ जाएगा, इसका आयन जो है इसमें चला जाएगा, और इसका वाला इसमें आ जाएगा MgCl2, यानी इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसे हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं। इसमें Cl जो है इसमें आ जाएगा, इसमें SO4 किसमें आ जाएगा, इसमें, जिसे हम लोग आयनों का आदान प्रदान बोलते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान। जैसे NaOHSCl प्लस, तो NaCl देखिए Cl इसमें आ गया और जो OH है इसमें आ गया, तो H2 बन गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देख सकते हैं यह कहा जा रहा है कि सिल्वर यानी चांदी के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया को अभिक्रिया के रूप में लिखने के लिए कहा रहा है। देखिए यहाँ पर कॉपर देख सकते हैं आप, और यहाँ पर क्या है AgNO3, यानी हम लोग बोलते हैं Ag यानी सिल्वर नाइट्रेट को विलयन को, इसे Ag को
अलग करने के लिए इसे कॉपर से विस्थापित किया जाता है। तो देखिए ये जो है ना, ये जो चांदी, ये कम क्रियाशील है और ये ज़्यादा क्रियाशील है, तो चांदी को हटा देगा। देख सकते हैं यहाँ चांदी को अलग कर दिया, खुद जाकर उसके स्थान पर क्या विस्थापन अभिक्रिया। तो इसे सिर्फ लिखना था तो लिख दिया हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कॉपर है वो कॉपर क्या कर दिया, इसको चांदी को सिल्वर को हटा दिया, विस्थापित कर दिया इसके स्थान से, यहाँ पर खुद अपने बैठ गया है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है, तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिख दिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक प्रकार है, जिसमें वो द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब वैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होते हैं, अघुलनशील अवक्षेप जो जल में नहीं घुलता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ नमक से यानी NaCl से क्रिया करवाया गया, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ आपको, AgCl। ये कभी सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ, ये जो जल में नहीं घुल सकता है। चांदी जो क्लोराइड है ये जल में नहीं घुलेगा, तो इस प्रकार के जो जल में न घुलने वाला अवक्षेप प्राप्त हो जाए द्विविस्थापन में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी क्या है, NaNO3। तो इस प्रकार के हम लोग कह सकते हैं अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें अघुलनशील अवक्षेप प्राप्त होते हैं जो जल में घुलते नहीं है, तो उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास यानी कमी के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए उदाहरण दीजिए। या अपचयन का परिभाषा एक अपचयन उपचयन को हम लोग को पढ़ना है। तो उपचयन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन में वृद्धि होना, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन में कमी। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास यानी कमी होना ही उपचयन कहलाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर Cu है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो CuO, तो यहाँ ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ। तो जब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो उससे हम लोग को कहते हैं उपचयन, और ऑक्सीजन का कमी होगा तो क्या होगा, अपचयन। यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बना, CO2, तो इसे हम लोग बोलते हैं उपचयन, यानी ऑक्सीजन को आना उपचयन, ऑक्सीजन को जाना अपचयन। या अपचयन में देख सकते हैं यहाँ पर CuO, यहाँ पर ऑक्सीजन था, देखिए यहाँ पर CuO के साथ ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो जब ऑक्सीजन चला जाएगा तो अपचयन। तो कोई पूछेगा कॉपर के साथ यहाँ क्या हुआ, तो अपचयन हुआ। यहाँ पर देखिए H2 और यहाँ पर नहीं था लेकिन यहाँ पर आ गया तो इसके साथ उपचयन हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं Zn, यहाँ पर ऑक्सीजन था और यहाँ पर देखिए चला गया, तो ऑक्सीजन चला गया तो इसे हम लोग बोलेंगे उपचयन। Zn के साथ क्या हुआ, तो अपचयन। Zn के साथ क्या हुआ, अपचयन। उपचयन नहीं बल्कि क्या हुआ, अपचयन। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन को जाना, यहाँ पर ऑक्सीजन चला गया तो इसे हम लोग बोलेंगे अपचयन। और देखिए यहाँ पर नहीं था, यहाँ आ गया तो आ जाएगा तो हम लोग बोलते हैं उपचयन। तो ऑक्सीजन का वृद्धि होना उपचयन, ऑक्सीजन का कमी होना अपचयन। तो Zn के साथ क्या हुआ, अपचयन। Zn के साथ कौन सा क्रिया हुआ, तो अपचयन क्रिया। तो ऑक्सीजन का कमी होना अपचयन, ऑक्सीजन का वृद्धि होना उपचयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देख सकते हैं कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो इस X एवं उसके यानी उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो यह चमकदार तत्व X कॉपर धातु है। जब इस वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह उपचयी यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके काले रंग का हो जाता है, और इसे हम लोग कॉपर ऑक्साइड बनती है जब काले रंग का हो जाता है। देख सकते हैं कॉपर जब वायु से क्रिया करा गर्म करने पर तो इसे हम लोग कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, और यही कॉपर भूरा रंग का, और जब ये ऑक्साइड बन जाता है तो काले रंग का, यानी इस पर परत बैठ जाता है। तो हम लोग इस प्रकार से इसे हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। सबसे पहले यह है नहीं कि कोई भी धातु जैसे लोहा अगर वायु से क्रिया करेगा, वायु के संपर्क में आएगा तो उसमें वह संक्षारित हो जाती है। जब संक्षारित हो जाती है तो लोहा अपनी मजबूती को खो देता है, यानी उसकी मजबूती अंदर ही अंदर जंग लग जाता है, जिससे उनकी अंदर की जो मजबूती है, शक्ति है, सब खत्म हो जाता है। इसलिए हम लोग लोहा को पेंट करते हैं ताकि वायु के संपर्क उसे टूट जाए। लोहा का जो वायु से संपर्क है वो टूट जाए, वायु के संपर्क में नहीं आएगा तो जंग नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा संक्षारण नहीं होगा, यानी उसकी मजबूती बना रहेगा लंबा समय तक, उसे किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। तो लोहे की वस्तु को वह वस्तु हवा या आर्द्रक के संपर्क में आकर संचारित हो जाती है, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी आर्द्रक के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती है, जिसके कारण जंग लगना या जंग नहीं मतलब जंग लगना नहीं हो पाता है, जंग नहीं लगता है। इस तरह लोहा पेंट करने पर हमें क्षतिग्रस्त नहीं होता है, यानी बचता है, उसकी मजबूती लंबा समय तक बना रहता है। इसलिए हमें लोहा की वस्तु को पेंट करना पड़ता है। चलिए हम लोग अब 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है।
तो इसमें हम लोग देखना है कि जितनी भी तेलीय पदार्थ होता है, जो तेल में छाना जाता है, वो तेलीय पदार्थ जब वायु की उपस्थिति में आता है तो वायु से क्रिया करके वो अपने अंदर की रंग, गंध, स्वाद को बदल देता है, जिससे वो विषैला रूप भी ले सकता है। इसलिए उसे नाइट्रोजन की गैस की उपस्थिति में रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन से क्रिया न करे और उसका लंबा समय तक उसकी स्वाद, रंग, गंध बना रहे। इसलिए देखेंगे कुरकुरा चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति से ऑक्सीजन में क्रिया करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया करेगा तो उसका रंग, गंध, स्वाद बदल सकता है। नाइट्रोजन एक प्रति ऑक्सीकारक है, मतलब ये नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो ऑक्सीजन को क्रिया करने से रोकता है, जो इन पदार्थों को उपचयित ऑक्सीकृत होने से बचाता है। अतः तेल वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता नहीं हो पाता है। मतलब जब इसकी स्वाद बदल जाएगा, गंध बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं, जिसे वो होने ही नहीं देगा, बचा देगा वो नाइट्रोजन। इस तरह से वसायुक्त पदार्थ जैसे चिप्स खराब नहीं हो पाता है। इसलिए देखोगे कि चिप्स की थैली या कुरकुरा की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 20 है, पूछा जा रहा है कि संक्षारण तो कोई भी धातु जैसे लोहा वगैरह जब वायु की उपस्थिति में आते हैं तो उसके ऊपर संक्षारण हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, जंग लग जाता है, जिससे उनकी गुणवत्ता चला जाता है, मजबूतियाँ चला जाता है, जिसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। तो उसके बाद विकृत गंधिता, तो जितने भी तेलीय पदार्थ जो तेल में छनाते हैं वो सारे पदार्थ जब वायु की उपस्थिति में वायु से क्रिया करते हैं तो उसकी रंग, गंध, स्वाद सब क्या हो जाता है, चला जाता है। इसलिए मतलब जब चला जाता है तो उसकी विषैला रूप भी ले सकता है, जिसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। इसे बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है ताकि वह ऑक्सीजन से क्रिया को रोक सके और उसकी लंबा समय तक स्वाद, रंग, गंध को बचाए रखे। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि संक्षारण जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के साथ संपर्क में आती है तो उसके सतह पर एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। जब लोहे का संक्षारण होता है तो उसे जंग लगना कहते हैं। जैसे सिल्वर धातु, चांदी के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत, कॉपर के ऊपर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ाया जाता है ताकि वायु के संपर्क में न आए और जंग न लगे, तथा लोहे के ऊपर लाली मायुक्त भूरे रंग की कराई के हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ाया जाता है। और ये देखे होंगे कि लोहा कई तरह के होते हैं, उस पर फैक्ट्री से ही पेंट चढ़ाया हुआ रहता है क्योंकि वायु के संपर्क में ना आए और वो जंग न लगे, जो मजबूत लोहा होते हैं। उसके बाद विकृत गंधिता, तेल या वसायुक्त पदार्थ हवा के संपर्क में आने से उपचयित यानी ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो विकृत गंधिता हो जाता है, यानी रंग, गंध, स्वाद इसका सब चला जाता है, जिसके कारण इसका स्वाद, गंध, रंग सब बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से रोकने के लिए हम आप लोग को बता दिए हैं कि इसे नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में रखा जाता है। चलिए दोस्त, हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे।